Good morning everyone and welcome to the class. Today we will start a new chapter in civics and this is your chapter 5, judiciary. Okay, and under this chapter we are going to know about the composition, working and role of the judiciary. So this is your chapter 5. Judiciary. So as you all know, the government has 3 organs. We have discussed all these things in the first chapter only. The government has 3 organs. The first organ is legislature, then the next is executive and the next is judiciary. It's not anything like that. Order ऐसा नहीं है कि ऑर्डर है कुछ कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कम इम्पॉर्टेंट है. All the organs of the government are equally important and all have separate jurisdiction, separate powers and functions. They all act like check and balance, as we have discussed about all these things. Now, how our constitution makers have had made provisions for check and balance. The one organ check the powers and functions of the other 2 organs, and in this way a balance is created. So judiciary is one of the most important organ of the government, which is given the work, the essential work of resolving the dispute. That is the most important function of the judiciary, to resolve the dispute. So first of all, we will start our topic with this role of the judiciary. But before going to that topic, we will see what comes in judiciary. हमारा Supreme Court, High Court, all the subordinate courts and lower courts all comes in the judiciary. ठीक है. Supreme Court, there is one Supreme Court for the for all the countries, for the complete जो पूरी हमारी देश है उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि एपेक्स कोर्ट है. एपेक्स कोर्ट का मतलब सबसे ऊपर वही कोर्ट होता है. एंड इन स्टेट्स देयर आर हाई कोर्ट्स, है ना, जिनका जुरिस्डिक्शन सिर्फ एक स्टेट होता है. एंड करेंटली वी हैव 24 हाई कोर्ट्स because we see that some states have common high court, like Punjab and Haryana, they have a common high court at Chandigarh. इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, दे ऑल ऑल्सो हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, है ना. दिस हाई कोर्ट इज़ एट गुवाहाटी विच इज़ फॉर असम, नागालैंड, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. लाइकवाइज आंध्रा and Telangana also have a common high court at Hyderabad. Okay, so in this way it functions. एक एपेक्स कोर्ट हो गई और उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमें रोल देखना है कि आखिर जुडिशरी का क्या रोल होता है. व्हाट इज़ द रोल played by the judiciary? The first function of the judiciary or the first rule of the judiciary is to resolve the dispute. Disputes जब भी conflicts होते हैं तो हमें कोर्ट की ही याद आती है ना. ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये कई तरह से हो सकते हैं बिटवीन सिटीजन्स. जैसे दो लोगों के बीच में किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, FIR होता है. मान लो किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े हो गई, है ना, कोई इंजरी हो गया, तो सबसे पहले FIR होता है. फिर FIR के बाद क्या होता है कि मैटर जो है वो कोर्ट में जाता है, वहीं पर वो फाइनल रिजोल्यूशन होता है. पुलिस जो है वो फाइनल रिजॉल्व नहीं करती है. पुलिस सिर्फ उस केस को दर्ज करती है ना, FIR लॉन्च करती है, देन इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल करती है. उसके बाद वो मैटर कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट उसको रिजॉल्व करती है. कोर्ट जो वर्डिक्ट देती है उसको हम मानते हैं, है ना. पुलिस इज़ नॉट देयर टू गिव एनी काइंड ऑफ वर्डिक्ट. फैसला नहीं करती है पुलिस. पुलिस सिर्फ कोर्ट के काम में हेल्प करती है. फैसला कौन देता है? कोर्ट देता है. तो अगर दो लोगों के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन और सिटीज़न के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, या फिर किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और एक सिटीज़न के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, है ना. और अगर 2 स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं. अगर एक सेंटर और दूसरी तरफ स्टेट है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जुडिशरी में जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आपको समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में हो रहा है ना.
between citizens, ठीक है, सिटीजन्स के बीच में हो रहा है, या फिर बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। अब ये जो गवर्नमेंट है ये दोनों लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट लेवल की भी और सेंट्रल लेवल की भी, ठीक है। एंड देन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो टू या मोर स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच भी हो सकती है, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे बिहार और यूपी के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे, तो फिर बिहार गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट कोई भी जुडिशरी में ही जाएगी, है ना। इसी तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनका रिजोल्यूशन कहाँ होता है, इनका रिजोल्यूशन जुडिशरी ही करती है। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ जुडिशरी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, डिस्प्यूट okay. Now we see the second role played by the judiciary. The most important role played by the judiciary is the role of judicial review. What do you mean by judicial review? I am just explaining it. ओके, जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब होता है कि सपोज़ करो जो हमारी पार्लियामेंट है उसने कोई लॉ बनाया, ठीक है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया। नाउ what is found that this law is against the constitution, it is against the provisions of the constitution. So in that case what will happen? अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना देती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो क्या होगा? इन दैट सिचुएशन आर जुडिशियरी प्लेस द रोल ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी कहा गया, सपोज करो कि देयर इज सम काइंड ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, है ना, प्रोविजंस में बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ क्लैरिटी द पार्लियामेंट हैज मेड सम लॉ विच इज इट इज सेड दैट दिस लॉ इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द जुडिशियरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करना, उसके बाद ये बताना कि वो जो लॉ बना है जिसको कहा जा रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न के अगेंस्ट है, क्या वो सही में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट है। अगर कोर्ट ये पाती है, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इज अगेंस्ट द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द कोर्ट विल डिक्लेयर इट इनवैलिड, है ना। कोर्ट कहेगी कि ये जो लॉ है ये इनवैलिड है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो जिस पावर को इसमें कोर्ट यूज़ कर रही है उसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, यू कैन अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को जुडिशियरी कह रही है कि वो इनवैलिड है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट है। ओके, सो दिस इज जुडिशियल रिव्यू। And now we see the next power of the judiciary, that is upholding the law and enforcing fundamental rights. Upholding the law and enforcing okay. So this is again one of the most important function of the judiciary. So as you have read about this also,
इन द बेसिक फीचर्स जब हम लोग कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम सबने देखा था कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस दिस फंडामेंटल राइट्स एंड वन ऑफ द most important fundamental right is the right to constitutional remedy, which means that if anyone, be it government, violates the fundamental rights of the people, then we have the right to directly approach to the judiciary. So if in case of violation of fundamental right, we have the right to approach the judiciary, because the judiciary is made the custodian of fundamental rights by the constitution. Constitution ने fundamental rights का custodian बनाया. What is the meaning of custodian? Guardian. उसको प्रोटेक्टर बनाया है. अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिया है और ये फंडामेंटल राइट्स हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट है ना, बिकॉज गवर्नमेंट के पावर्स को ये लिमिट करता है. वी हैव सीन ना कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट? बाय प्रोवाइडिंग सच पावर्स, बाय प्रोवाइडिंग सच राइट्स टू द पीपल, है ना. तो दीज फंडामेंटल राइट्स आर एक्चुअली अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सो मेनी टाइम it may happen that the government may violate our fundamental rights. So there is very much need that there must be someone to protect these fundamental rights, and this protection of fundamental right, this duty to protect the fundamental rights of the people is given to the judiciary, है ना. And this is the function of the judiciary to see कि अगर कोई भी इस तरह का वायलेशन हो रहा है तो वो उसको रोके, है ना. यू हैव रेड इन क्लास 6 ऑल्सो किस तरह से हाकिम शेख जो थे, जो कि एक एग्रीकल्चरल लेबरर थे, who fell from a running train and injured himself, and his condition got worse because several hospitals refused to admit him, है ना. और जब इसके केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो आर्टिकल 21 जो कि हमको राइट टू लाइफ देता है ना, आर्टिकल 21 जिसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, राइट टू लाइफ देता है. इसमें क्या होता है कि राइट टू हेल्थ भी इसी में इंक्लूडेड है. राइट टू लाइफ के अंदर ही तो राइट टू हेल्थ आता है. तो अगर गवर्नमेंट हमारी इंजरी होती है और गवर्नमेंट हमें नहीं ले रहा है, कोई भी हॉस्पिटल हमें एडमिट नहीं कर रहा है, तो ये हमारे राइट टू लाइफ का वायलेशन है. और तब सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को ये कहा कि उसको कंपनसेशन देना होगा उस पर्सन को जिसको कि एडमिट नहीं किया गया इंजरी होने पर, है ना. तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, हाउ द जुडिशरी वर्क्स. जुडिशरी के पास इतने पावर होते हैं, ठीक है. तो इन दिस वे जुडिशरी, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द जुडिशरी. ओके, dispute resolution, judicial review, and upholding the law and enforcing fundamental rights. Okay, and now we will see the judiciary is made independent. This is very important. That it is there is provision in our constitution which makes the judiciary independent, है ना. Independent judiciary. So जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. क्यों? In order to understand this, you have to understand, you have to imagine a situation. ठीक है, imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. Suppose your family is having a piece of land, but now a powerful politician has encroached. उसने उस लैंड को ले लिया. जो लैंड हमारी थी उसके एक पावरफुल पॉलिटिशियन ने हमसे वो लैंड ज़बरदस्ती फोर्सफुली हमसे छीन लिया. अब क्या होगा कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें क्या होगा कि पॉलिटिशियन को अगर ऐसा सिस्टम हो, सपोज करो अगर ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें पॉलिटिशियन जो है जिसने हमारे लैंड को लिया, उसी पॉलिटिशियन के पास ये पावर भी है कि वो किसी भी जज को अपॉइंट कर सकता है या डिसमिस कर सकता है. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर हम ये मैटर कोर्ट में ले जाएंगे कि हमारे लैंड जो हमारी थी उसको किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन ने हमसे छीन लिया, तो क्या होगा कि वैसे सिचुएशन में जो जजमेंट आएगा वो कभी भी इम्पार्शियल नहीं होगा.
होगा, क्योंकि जो जजमेंट देने वाला जज है अगर उसकी खुद की ही जो पोस्ट है वो ही इज़ डिपेंडेंट ऑन द पॉलिटिशियन, वो जानता है कि पॉलिटिशियन जो है वही हमको हटा सकते हैं। जो पॉलिटिशियन, जिस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट केस आया है, मैटर आया है, वो पॉलिटिशियन जज को उनके पोस्ट से हटा सकता है। तो क्या वो जज कभी भी उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट जजमेंट देगा? नहीं देगा। किसी भी को भी अपना करियर है उनका, है ना, उनकी लाइवलीहुड है, उनकी जॉब है, जॉब चली जाएगी। उनको अगर वो पॉलिटिशियन के अगेंस्ट वर्डिक्ट दे देते हैं तो उनको उनके पोस्ट से डिसमिस किया जा सकता है। तो ऐसे केस में वो कभी भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट जजमेंट नहीं देंगे। तो क्या होगा? जस्टिस नहीं हो पाएगा, है ना। हमसे हमारा लैंड ले लिया गया, हम कोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो जज है उन्होंने भी पॉलिटिशियन के फेवर में ही जजमेंट दिया, है ना। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं हो, है ना, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं हो जिसमें कि पॉलिटिशियंस कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है जज को अपॉइंट करने में या डिसमिस करने में, तो क्या होगा? जजेस के एक फ्री एटमॉस्फेयर उनको होगा, उनके माइंड पे किसी तरह का फियर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। वो जो भी जजमेंट लेंगे वो ये सोच के लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। वो ये सोच के जजमेंट नहीं लेंगे कि उनके जजमेंट लेने से उनकी खुद की जो इतने बड़े पोस्ट पे है वो पोस्ट उनकी चली जाएगी, है ना। तो ये जो फियर है ये अगर नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएंगे? तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और जब वो इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा कि जस्टिस होगा, अदरवाइज इनजस्टिस होगा। जब वो इंडिपेंडेंटली वो काम ही नहीं कर सकते, उनको हर समय ये डर है कि कोई उनके ऊपर है जो कि उनसे उनको पोस्ट से हटा सकता है, तो वो हमेशा ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे कि वो उनके ऊपर है जो लोग जो उनके पोस्ट से हटा सकते हैं, उनको खुश रख के किया जाए काम। जो भी डिसीजन ले वो ऐसा डिसीजन ले कि जिनके पास पावर है इन जजेस को हटाने का या अपॉइंट करने का, वो उनसे खुश रहें। तो ऐसे केस में कभी भी जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस नहीं है ना। और जब हमारे जजेस एकदम फ्री होंगे, उनको इस बात की बिल्कुल भी डर नहीं होगी कि अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं, कोई जजमेंट देते हैं जिससे कि किसी पॉलिटिशियन के जो अगेंस्ट हो जाता है, तो वो पॉलिटिशियन उनको कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं सकते, उनको पोस्ट से बिल्कुल भी वो नहीं हटा सकते। तो वो क्या करेंगे? वो इम्पार्शियल डिसीजन लेंगे। इम्पार्शियल मतलब विदाउट एनी पार्शियलिटी, वो जस्टिस वाला काम होगा, तब इनजस्टिस नहीं होगी, है ना। सो इसीलिए हम ये देखेंगे कि जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है ना। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट किया गया। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर से हम क्या मीन करते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर हमने पढ़ा है पीछे के फर्स्ट चैप्टर में। सेपरेशन ऑफ पावर यही कहता है कि हर ऑर्गन के पास अपना अपना फंक्शन है, एक जो है वो दूसरे के काम में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। हर कोई अपना काम करेगा। नो वन विल इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ अदर्स। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। और इसीलिए हमारे जो ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये दोनों को ये इस बात से बिल्कुल मनाही है कि दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड दे डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। जो कोर्ट है वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, बल्कि उससे वो सेपरेट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अपहोल्ड जस्टिस इन द कंट्री, है ना। सो इसलिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में किसी भी तरह से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है ना। प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट के काम में हेल्प करने के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट यहाँ पर इन चीज़ों को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखा जाता है। एक जो ट्रेंड बन गया है हमारे यहाँ, टेंडेंसी बन गई कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, वो उसी को फॉलो किया जाता है। फिर जो जजेस होते हैं उनका एक कॉलेज बनता है और वो डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। वो अपनी लिस्ट लेते हैं प्रेसिडेंट को, उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, है ना। इसी तरह से रिमूवल भी नहीं पॉसिबल है, किसी भी जज को रिमूव करना कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस तरह का वो कर सकता है कि जज को रिमूव कर दिया जाए। किसी प्राइम मिनिस्टर के पास या प्रेसिडेंट के पास इसका पावर नहीं है, बल्कि इसके लिए
है, फिर हमको लेजिस्लेचर में जाना होगा, वहाँ पर उनके लिए इम्पीचमेंट का प्रपोज़ल होता है। अगर वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा दोनों हाउस से, तभी उनको अपने पोस्ट से हटाया जा सकता है। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारे यहाँ इस तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन किया गया है कि जुडिशरी में कोई भी काम जो हो रही है उसमें जजेस का जो भी अपॉइंटमेंट है, उनका डिसमिसल है या उनकी सैलरी है, इसको किसी भी तरह से पॉलिटिक्स के मैटर से दूर रखा गया है। और तभी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होकर के काम कर सकेगी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे वो कंट्रोल भी कर सकेगी। बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर का ये भी मतलब है कि जुडिशरी शुड कंट्रोल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, है ना। सो इन दिस वे आवर कॉन्स्टिट्यूशन has maintained the independence of judiciary, which is very much important to uphold justice in the country. Okay, and now we will see what is the structure of courts in India. हमारी country में courts का क्या structure है, ठीक है। Okay, so in our country we see that there are 3 different levels of courts in our country, ठीक है। सबसे पहले तो लोअर लेवल पर होता है, ठीक है। अपनी कंट्री की जो कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि सबसे नीचे जो है वो क्या होता है, लोअर कोर्ट्स होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स होते हैं और उसके ऊपर यहाँ पर जो है एपेक्स होते हैं। एपेक्स का मतलब ही होता है जो सबसे ऊपर है, उसी को हम एपेक्स कहते हैं, ठीक है। सो लोअर लेवल पे हम देखेंगे कि बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं जो, और ये जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं यही वो कोर्ट्स हैं जिनसे हम हमारे जैसे लोग, जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, है ना। इनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। दीज लोअर कोर्ट्स आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कोर्ट्स होता है, जिसको हम तहसील भी हिंदी में कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट को ही हिंदी में तहसील भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे हर स्टेट जो है ना वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो प्रिसाइड करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है। ये हमारा सपोज स्टेट है, ये हमारी पूरी कंट्री है, ठीक है, दिस इज कंट्री। अब ये जो कंट्री है इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, दीज आर द स्टेट्स। अब इस स्टेट के अंदर क्या किया गया है, स्टेट के अंदर हमने कई सारे पार्ट्स में बांट दिए हैं एक स्टेट, है ना। ईच पार्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट, है ना। हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। अब हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेड कौन है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, ही इज़ द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब अगर हम स्टेट के लेवल पे देखें तो एक सबसे ऊपर स्टेट के लेवल पे जो एपेक्स कोर्ट होती है स्टेट के लेवल पे, वो हाई कोर्ट होती है जो कि सबसे ऊपर है स्टेट के अंदर, ठीक है।
इसी तरह से हर स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कुछ कॉमन भी है, चंडीगढ़ और पंजाब का देखा हमने, चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब का हमने देखा चंडीगढ़ में है, तेलंगाना आंध्र का है, हैदराबाद में, ठीक है। तो हर स्टेट का स्टेट लेवल पे एक कोर्ट होता है। उसके बाद एक पूरी की पूरी कंट्री के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होती है जो कि एपेक्स कोर्ट है, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और इस एपेक्स कोर्ट जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट, इसमें कौन इसके हेड होते हैं? इसके हेड को हम कहते हैं CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कॉल्ड CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो CJI है ये सबसे ऊपर इनका ही पोस्ट होता है, ओके। और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है वो सारे के सारे जो नीचे वाले कोर्ट्स हैं उन सबको वो मानना पड़ता है। यही हमारा स्ट्रक्चर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्रक्चर के बारे में है वो यही है, ठीक है, कि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो नीचे के सारे हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट सबको मानना होता है, ठीक है। और जो हाई कोर्ट्स में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम? वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसका ये मतलब होता है कि जो भी डिसीजंस हायर कोर्ट्स ले रहे हैं वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। यहाँ जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा हाई कोर्ट्स पे, हाई कोर्ट्स जो डिसीजन लेगी वो बाइंडिंग होगा लोअर कोर्ट्स पे, ठीक है। ऊपर में जो डिसीजन लिया जा रहा है वो नीचे के कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगी, ठीक है। लेकिन नीचे के कोर्ट्स जो हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगे ऊपर के कोर्ट्स के लिए। ऊपर के कोर्ट्स के डिसीजंस बाइंडिंग होंगे, नीचे के कोर्ट्स जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है ऊपर के कोर्ट में। क्योंकि मान लो नीचे की लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, किसी तरह का कोई जजमेंट दिया जो कि जिसके अगेंस्ट जजमेंट हुआ उसने उसको नहीं पसंद किया, तो वो क्या करेगा, इस कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील करेगा हाई कोर्ट, ठीक है। अब मान लो हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो लोअर कोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट था, उल्टा ही कुछ उसने दे दिया डिसीजन। तो अब फिर किसी के अगेंस्ट होगा डिसीजन, तो हमेशा किसी के फेवर में होगा, किसी के अगेंस्ट होगा। तो अब फिर से हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो किसी के अगेंस्ट हो गया, तो अब वो क्या करेंगे, वो अब फिर जाएंगे एपेक्स कोर्ट में अपील करेंगे, ठीक है। तो ये अपील का सिस्टम होता है और यही होता है हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। हम लोग इसी को कल की क्लास में हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये अपीलेट जो जुरिस्डिक्शन है, अपीलेट सिस्टम जो है वो काम करता है, ओके।